हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चिपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के आगाज बैच में, जहां पर हम लोग आपका पूरा एएफएम कवर कर रहे हैं विथ थियरी, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सर, अगर आप पूरा एएफएम कवर कर रहे हैं तो ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट रहने वाला है। तो सर, ये बैच सब स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट रहेगा। अगर आपने पहले एएफएम पढ़ रखा है तो आप लोग इन सेशंस को रेफर करके एएफएम को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट में या क्वेश्चन में डाउट है तो इन सेशन को देखकर आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। एंड सर, अगर आपने पहले एएफएम नहीं पढ़ रखा है, पहली बार आप एएफएम पढ़ रहे हैं एंड आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो भी आप इन सेशन को रेफर करके अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि सर, हर स्टूडेंट इस आगाज बैच को रेफर कर सकता है एंड सर वो अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाएगा। अब सर, नेक्स्ट चीज कि ये एएफएम का आगाज बैच कहां पर रहेगा। तो सर, एएफएम का आगाज बैच पूरा का पूरा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर आपकी सारी थियरी, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यू हम लोग एएफएम के कवर करवा देंगे। अब सर चलते हैं एंड आगाज करते हैं आपके एएफएम के इस बैच का। ये हमारा सर फर्स्ट लेक्चर है इस आगाज बैच का, जहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर एएफएम की थियरी से। तो सर, हमारे आगाज बैच का प्लान है कि हम लोग पहले थियरी कवर करेंगे, फिर सर हम आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे जाएंगे जहां पर हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, प्लस सर जितने भी क्वेश्चन आपके आईसीआई के स्टडी मैट में प्रैक्टिकल चैप्टर के, उनको हम लोग सर सॉल्व करेंगे एंड सर लास्ट में हम लोग आपके एमसीक्यू कवर करेंगे। तो हम लोग सर आज एएफएम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एएफएम थ्योरी में आपका सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का, जो कि सर आपका प्योरली थ्योरी चैप्टर है। एंड रिसेंटली सर इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड हुआ है आपका एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। तो सर, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ऐड हुआ है, इसको हम लोग सर आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमारा प्योरली फोकस आपकी एएफएम की थ्योरी पे है। अब सर, एएफएम की थ्योरी के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो सर, एएफएम की थ्योरी में आपके इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहां पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपकी थ्योरी के टॉपिक्स को समझेंगे एंड सर समझने के बाद हम उन्हें याद भी करेंगे आपके इस सेशन में विद मेमोरी टेक्निक्स। यानी कि सर, हमने आपके इस सेशन में जो थियरी के नोट्स यूज करेंगे उसमें हमने सर आपकी मेमोरी टेक्निक्स ऐड कर रखी है, ताकि आप थियरी को समझे भी प्लस उन्हें याद भी कर ले, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब सर जो आपने यहाँ पर कीवर्ड्स पढ़े उनको आप एग्जाम में लिख के आते हैं। तो सर चलते हम लोग हमारे थियरी के नोट्स पे एंड समझते कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है एएफएम को लेके। तो सर, ये रही हमारी एएफएम की थियरी बुक विच इज एप्लीकेबल फॉर मई एंड नवंबर 2025। सबसे पहली चीज की सर, ये एएफएम की थियरी बुक हमें मिलेगी कहां पे। तो ये एएफएम की थियरी बुक आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू के ऐप पे। पीडब्ल्यू के ऐप को सर आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करिए आगाज बैच एंड आगाज बैच में एनरोल करिए। आगाज बैच में सर एनरोल करने के कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री बैच है। जैसे ही सर आप एनरोल कर लेंगे, आपको वहां पर नोट्स का सेक्शन मिलेगा। उस नोट्स के सेक्शन में जाके एएफएम में जाएंगे तो एएफएम में सर आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहीं पर आपको हमारी थियरी बुक भी मिल जाएगी। अगर सर आपको वहां नहीं मिल रही तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा सर कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये थियरी बुक को एक्सेस करना है। अब सर, इस थियरी बुक के फीचर क्या है। तो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर आपका सर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। यानी सर जितने भी थियरी के कंसेप्ट आपके लिए रिलेवेंट है, सारे थियरी कंसेप्ट यहां पर कवर है। एंड सर, जितने भी क्वेश्चन आपके आईसीआई ने पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मैट और जो नए कंसेप्ट स्टडी मैट में ऐड हुए, ये सारे कंसेप्ट एंड क्वेश्चन यहां पर कवर है। तो पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इस बुक के अंदर। सेकंड सर, यहां पर हमने मेमोरी टेक्निक्स ऐड करी है हर आंसर के साथ। तो सर, आप लोग क्या करते हैं सर, आप आंसर को समझ तो लेते लेकिन याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो याद करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मेमोरी टेक्निक ऐड करी है। जैसे सर, हमने कहीं पर आपको कोई स्टोरी बना के दी है कि इस स्टोरी को समझ के आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर हमने सर कहीं पर सीक्वेंस बना के दिया है कि इस सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। एंड सर, या फिर हमने आपको नेमोनिक्स भी दिए हैं कि आप नेमोनिक्स को याद करके भी अपने आंसर को याद कर सकते हैं। यानी सर, हर आंसर के साथ उसका मेमोरी टेक्निक आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग सर क्वेश्चन को समझने के साथ साथ याद भी कर ले एंड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है थ्योरी का, उसमें सर आप एज इट इज कीवर्ड को लिख पाए मेमोरी टेक्निक के थ्रू एंड आपको पूरे मार्क्स मिले। मेमोरी टेक्निक के बाद सर हमने यहां पर इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चंस को मार्क भी किया है।
सर जो भी नए कंसेप्ट आपके आईसीआई के स्टडी मैट में ऐड हुए उनको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐड कर दिया है एंड उनको मार्क कर दिया कि सर ये आपका न्यू टॉपिक है तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करके दिए जो कि सर आपको लास्ट डे पे जरूर अच्छे से रेफर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन भी सर इसी थ्योरी बुक्स में मार्क है। एंड सर लास्ट चीज की हमने यहाँ पर कीवर्ड्स हाईलाइट करे हैं, क्योंकि सर आईसीआई के एग्जाम में क्या होता है कि आपको एज इट इज आंसर तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको सर एज इट इज कीवर्ड जरूर लिखने हैं। तो सर हमने पहले ही आपके कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, तो जब भी आप सर आंसर को पढ़ेंगे आपका फोकस हमेशा कीवर्ड्स पे रहेगा, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स अपने एग्जाम में एज इट इज लिख दिए तो आपको उस थियरी के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर यही सबसे अच्छी बात है आपके थियरी की कि सर यहां पर आप लोग फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि सर यहां पर केवल कीवर्ड्स आपको मैच करने, बाकी का कंटेंट आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर आपके सर कीवर्ड्स मैच हो गए तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं थियरी के अंदर। अब सर आपने ये तो बोल दिया कि थियरी के अंदर हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सर थियरी आती कितने मार्क्स की है? तो सर थियरी कितने मार्क्स की आती है उसको समझने के लिए हमने लिया है यहाँ पर आपका ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सर आपके लास्ट 12 अटेम्प्ट्स का है। तो सर नवंबर 19 से लेकर नवंबर 24 का हमने ट्रेंड एनालिसिस लिया है एंड इसके बेसिस पे सर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो एग्जाम में थियरी आती है, अगर मैं सर लास्ट 2 अटेम्प्ट की बात करूं तो लगभग 8 to 16 मार्क्स की थियरी आ सकती है आउट ऑफ सर जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। तो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में आपको 8 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी। एंड सर ये 8 से 16 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहने वाले हैं। सर कैसे स्कोरिंग रहने वाले हैं? क्योंकि सर थियरी की कुछ खास बातें, सबसे पहली बात की थियरी के क्वेश्चन आप लोग सर थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो थियरी में सर आपका टाइम कम लगता है। सेकंड चीज सर कि आपकी थियरी के क्वेश्चंस रिपीटेटिव आते हैं, यानी कि सर अगर आपने कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक रेफर कर लिया थियरी के लिए तो हो सकता है सर एग्जाम के अंदर आपको सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर आईसीआई थियरी में नए क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। हो सकता है सर एक अटेम्प्ट के अंदर केवल एक सिंगल क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव आते हैं। तो थियरी की सर ये खास बात है कि आपके यहां पर रिपीटेटिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एंड सर हो सकता है 5% क्वेश्चन आपके नए भी आ जाए, लेकिन मोस्टली आपके रिपीटेटिव रहते हैं। आपके रीसेंट अटेम्प्ट नवंबर में एंड मई 24 में रिपीटेटिव क्वेश्चन थे। मई 24 में सर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए थे, तो नए टॉपिक्स आपके अलग से पूछे, लेकिन हम उनको नए क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। तो सर ये हो गया आपकी थियरी के बारे में। तो आपकी सर लेस टाइम कंज्यूमिंग है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं एंड सर स्कोरिंग भी ज्यादा है, क्योंकि आपको केवल कीवर्ड्स लिखने एंड कीवर्ड्स लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब सर यहां पर इस ट्रेंड एनालिसिस को हम समझते हैं एंड हमारी थियरी की स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। तो अगर सर आप इस ट्रेंड एनालिसिस को रेफर करेंगे एंड ये ट्रेंड एनालिसिस आपका केवल थियरी के क्वेश्चन का है, यानी कि सर मैंने यहां पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हम लोग आपकी थियरी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो थियरी के अकॉर्डिंग आपके सर हर चैप्टर से कितने मार्क्स के थियरी क्वेश्चन आए हैं आपके लास्ट 12 अटेम्प्ट में, उसको हमने समराइज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग सर आपके 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से सर 4 चैप्टर है? आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 एंड सर आपका लास्ट चैप्टर 15, जिसको हमने सर यहां पर हाईलाइट कर रखा है। आप सर देखेंगे तो इन चैप्टर से आपको हर अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे सर आपका चैप्टर 15 है तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था। फिर सर आपका चैप्टर 7 है, इसमें भी सर लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा था, लास्ट अटेम्प्ट में सर क्वेश्चन नहीं आया। एंड सर आपका जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इसमें भी सर लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो सर ये 4 चैप्टर पर आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा थियरी के अंदर। जब भी आप थियरी को रिवाइज करेंगे सबसे पहले इन 4 चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड सर इसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर से जहां से सर थियरी के क्वेश्चन कम आते हैं इनको हम लोग कवर करेंगे। तो सर क्या हमें प्रैक्टिकल चैप्टर की थियरी छोड़ देनी है? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमें सर केवल प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले आपके जो कैटेगरी ए चैप्टर है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 1, 2, 7 एंड 15, इनको हम लोग पहले कवर करेंगे एंड इनके बाद सर हम आपके प्रैक्टिकल चैप्टर की थियरी कवर करेंगे। आपको सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगाज बैच में हम आपको सारे चैप्टर की थियरी याद करवाने वाले हैं, प्लस इन्हें समझाने भी वाले हैं। तो सर ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले आपके 4 कैटेगरी ए चैप्टर करेंगे, फिर आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हम करेंगे। सेकंड चीज कि सर थियरी कितनी बड़ी है,
इसमें सर कितना टाइम लगने वाला है, कितने क्वेश्चन से कितने पेज पढ़ने, ये हमको बता दीजिए। तो सर थियरी आपकी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। अगर सर आप इसको फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो सर लगभग 6 to 7 आवर्स में आपकी पूरी थियरी कवर हो जाएगी ऑन आगाज बैच। यानी मैं आगाज बैच का बता रहा हूं कि आगाज बैच में 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट एएफएम की थियरी कवर हो जाएगी। एंड ये थियरी आपने कवर कर ली तो सर ये 8 to 16 मार्क्स की जो आपके एग्जाम में वेटेज है ये आपका कवर हो जाएगा। अब सर कितने क्वेश्चन है, तो ये हमने सर यहां पर यूनिक क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रखे। तो सर आपके हर चैप्टर के क्वेश्चंस को ऐड करने पे आपके टोटल 95 यूनिक क्वेश्चंस आते हैं। सर यूनिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है, तो सर यूनिक क्वेश्चंस का हमारा ये मतलब है कि सर थियरी में जनरली क्या होता है कि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, सेम क्वेश्चन आरटीपी में आया है, सेम क्वेश्चन एमटीपी में आया है, एग्जाम में सर मल्टीपल टाइम आया है। तो हमने क्या किया सर, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको सर हमने एक साथ समराइज कर दिया या फिर एक साथ उसको इकट्ठा कर दिया एंड उसको हमने सर एक सिंगल क्वेश्चन काउंट किया है। तो अगर सर मैं डुप्लीकेट क्वेश्चन को ऐड कर लूं तो लगभग इस क्वेश्चन बैंक में 350 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन यूनिक क्वेश्चन की बात करूं तो 95 यूनिक क्वेश्चन आपके हैं। एंड सर पेजेस कितने, तो लगभग सर ये थियरी का पीडीएफ आपका 47 पेजेस का होगा, जहां पर सर शुरू के 3-4 पेज तो आपके यही स्ट्रैटेजी और समरी है, उसके बाद सर आपके मेन कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। तो सर सबसे पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। हम लोग सर आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि सर हमें इस बुक को यूज कैसे करना है एंड सर इस बुक को हमने प्रिपेयर कैसे किया है। तो सर इस बुक को प्रिपेयर करने के लिए हमने आपके जो लास्ट 14 अटेम्प्ट हुए मई 18 से लेकर नवंबर 24 के, इन सर लास्ट 14 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मैट, इन सबको सर एनालाइज किया। इन सब पेपर्स में सर जो भी आपके थियरी के क्वेश्चंस आए थे उन सबको हमने अलग कर लिया एंड इन थियरी के क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया। अब सर चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीटेटिव थे, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन को सर हमने एक साथ ग्रुप कर दिया एंड उनका आंसर सिंगल टाइम किया है। जैसे कि सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सर आपका 2 बार रिपीट हुआ है। पहला सर आपका सजेस्टेड आंसर नवंबर 23 में एंड सेकंड आपका सर एमटीपी अप्रैल 24 में। अब सर 2 बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन सर डिफरेंट है लेकिन सर आंसर दोनों का सेम है, तो हमने सर आंसर केवल एक बार दिया है, क्वेश्चन आपके सर मल्टीपल टाइम लिख दिए हैं। आंसर देने के बाद सर हमने उसका यहाँ पर मेमोरी टेक्निक भी ऐड करा है कि सर इस आंसर को आप कैसे याद करेंगे। प्लस सर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर स्टार मार्किंग की है। तो सर स्टार मार्किंग का मतलब क्या है, स्टार मार्किंग का मतलब ये है कि सर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सर जब आप लास्ट डे पर रिवाइज करेंगे तब आपको इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना है। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने स्टार मार्क किया है एंड जो आपके सर नए कंसेप्ट या नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनको हमने सर न्यू मार्क किया है। जैसे आपका सर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका सर आरटीपी मई 24 में आया था एंड मई 24 के स्टडी मैट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये आपका सर न्यू कंसेप्ट था, आपके आरटीपी में भी आ गया, तो हमने इसको लिख दिया कि सर ये न्यू कंसेप्ट है एंड इस पर भी आपको लास्ट डे पे अच्छे से फोकस करना है। तो सर क्या लास्ट डे पे केवल इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं? नहीं सर, लास्ट डे पे सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मैं सर आपको ये इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन, ताकि आपको पता रहे कि लास्ट डे पर हम लोग किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें एंड किस क्वेश्चन पे हमें नॉर्मल फोकस से पढ़ना है। तो ये सर हमारी स्ट्रैटेजी थी। अब सर हम चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर आज की क्लास का, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो सर इस पॉइंट से आपका ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले सर हमने आपकी स्ट्रैटेजी की बातें, इस बुक को यूज कैसे करना है, एएफएम की थियरी के बारे में, ये सब बातें डिस्कस करी थी। अब आपका मेन लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन सर आपके फर्स्ट चैप्टर का आ गया है आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है सर? डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। यानी आपको सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का मेन फंक्शन बताना है। मेन फंक्शन बताने से पहले सर आपको यह बताना होगा कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती क्या है एंड क्या करना है सर, स्टेट विच 3 बेसिक क्वेश्चन इट शुड एबल टू आंसर। आपको यह भी बताना है कि सर कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आंसर करती है। तो सर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, दूसरा पार्ट है सर कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन ये आंसर करती है। ये नवंबर 23 में आया है। फिर सर नेक्स्ट ये वापस आया था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ऑल्सो एक्सप्लेन 3 बेसिक क्वेश्चन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी शुड बी एबल टू आंसर। तो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था आपके सर एमटीपी अप्रैल 24 में, बस आपके क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है, जहां पर भी सर पहले आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना है, फिर सर आपको 3 बेसिक क्वेश्चन बताने की कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन इसको आंसर करने चाहिए। तो सर सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती क्या है।
तो सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जैसा सर नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर सर जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कॉर्पोरेट्स ऑफिस में सर कौन कौन होते हैं? कॉर्पोरेट्स ऑफिस में सर होते हैं आपके डायरेक्टर्स, आपके चेयरमैन, आपके सर सीएफओ, सीईओ। तो सर जो भी बड़े लोग होते हैं वो सब होते हैं आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मतलब जो आपके डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीएफओ या फिर सीईओ जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। अब सर ये लोग बनाते क्या है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में? तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में आप ये डिसाइड करते हैं कि सर आपको कौन से बिजनेस में कंपीट करना है या फिर कौन से बिजनेस में आपको एंट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे आपकी रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी में सर आपके डायरेक्टर चेयरमैन कौन है? तो मोस्टली सर आपके डायरेक्टर्स है रिलायंस के अंदर अंबानी फैमिली। तो सर अंबानी फैमिली करती क्या रिलायंस में? अंबानी फैमिली सर डिसाइड करती कि हमें कौन से बिजनेस में जाना है, कहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का काम केवल इतना सा है कि सर हम लोग कौन से बिजनेस में जाएं, लेकिन कौन से बिजनेस में जाएं इसके पीछे सर बहुत बड़ा लॉजिक होता है, बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि सर कौन सा बिजनेस हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे सर आपकी अंबानी फैमिली है, उनको लगा कि सर टेलीकॉम में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो टेलीकॉम के अंदर उन्होंने लॉन्च किया उनका जियो। फिर सर इन्हें लगा कि ई कॉमर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो इन्होंने अपना लॉन्च किया जियो मार्ट। ऐसे करके सर इन्हें लगा कि फिनटेक में अपॉर्चुनिटी है, तो इन्होंने अपना लॉन्च किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऐसे करके सर आपकी जो अंबानी फैमिली वो क्या करती है सर, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करती है एंड चेक करती है कि हमें कौन से बिजनेस में उतरना चाहिए। तो सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का काम क्या है कि आपका बिजनेस आइडेंटिफाई करना जहां पर आपको कंपीट करना है। अब सर आप बिजनेस आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? तो बिजनेस आइडेंटिफाई करते टाइम आपको सर कोई 3 बेसिक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब सर ये 3 बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है सर। 3 बेसिक क्वेश्चन में आप ये पता लगाते हैं कि सर आप हमेशा सेफ बिजनेस में के अंदर ही सर आप कंपीट करेंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का काम क्या है कि आपका एक सेफ बिजनेस आइडेंटिफाई करना। सर सेफ बिजनेस मतलब क्या? सेफ में मतलब सर एस का मतलब है सुटेबल। सर ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, जहां पर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाए। ए से मतलब क्या है सर, एंड एफ से मतलब क्या है सर? ए से मतलब है आपका एक्सेप्टेबल, क्योंकि सर भले ही आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन सर आप पूरी कंपनी आपकी नहीं है। कुछ कंपनी का पार्ट आपके सर रिटेल शेयर होल्डर का है, कुछ पार्ट आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है। तो सर आप कंपनी के मालिक नहीं है, आप केवल डायरेक्टर हैं। तो सर जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सर सेकंड क्या आपका आंसर होना चाहिए? 3 बेसिक क्वेश्चन में पहला आपका क्वेश्चन है सुटेबल बिजनेस होना चाहिए, दूसरा है सर आपका बिजनेस एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके शेयर होल्डर को, एंड सर तीसरा है आपका फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या सर? फीजिबल मतलब आप ऐसे बिजनेस में उतरेंगे जहां पर उतरने के लिए आपके पास रिसोर्सेस है। जैसे कि सर अगर आपको टेलीकॉम बिजनेस में जाना तो आपके पास टेलीकॉम का लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर टेलीकॉम का लाइसेंस है तभी आप इसमें जाएंगे, अगर सर लाइसेंस ही नहीं है तो आप उस बिजनेस में जा ही नहीं सकते, उसको डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। तो सर 3 आपके आंसर कौन से हो गए कि सर आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी सेफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करती है। सेफ बिजनेस मतलब क्या सर? सेफ मतलब सुटेबल, ए मतलब आपका एक्सेप्टेबल एंड एफ मतलब आपका फिजिबल। तो ये आपका सर सिंपल सा आंसर है, इसको कवर करते हैं हम क्वेश्चन बैंक से। तो सर सबसे पहली चीज, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी फंडामेंटली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सर यहां पर मेन फोकस आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस है कि कौन से बिजनेस में हम उतरेंगे, कंपीट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इन विच कंपनी शुड कंपीट विद द डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस। अब सर कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं? पहला है सर आपका सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब क्या सर? वेदर स्ट्रैटेजी वुड वर्क, यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी है क्या वो आपकी इंडस्ट्री के लिए या फिर नए बिजनेस के लिए सुटेबल है। अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। सेकेंड है सर आपका फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मतलब कि सर क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उस बिजनेस में जाने के लिए, यानी नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी आपके पास है कि नहीं है। एंड सर लास्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, कि सर जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे क्या वो आपके शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी। कंसर्न विद स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल।
जब हम लोग सर स्टेक होल्डर बोले तो स्टेक होल्डर में आपके केवल शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर के अलावा भी आपके स्टेक होल्डर होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? तो आपके शेयर होल्डर हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके कस्टमर हो गए। यानी सर आप सबका सेटिस्फैक्शन देखेंगे, केवल शेयर होल्डर का सेटिस्फैक्शन नहीं देखेंगे। तो ये सर आपके 3 क्वेश्चन हो गए एंड ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब सर इस आंसर को याद कैसे करें? तो याद करने के लिए हमने बताया कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का काम क्या होता है, कंपीट करने के लिए सेफ बिजनेस डिसाइड करना। तो ये बात सर आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी वर्ड सुनेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए सर कॉर्पोरेट वाले काम क्या करते हैं, कंपीट करने के लिए एक सेफ बिजनेस डिसाइड करते हैं। अब सर कंपीट करने के लिए तो कंपीट आपका कीवर्ड है, क्योंकि आपको सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करना है जहां पर आप कंपीट करेंगे। फिर सर आपका सेफ होना चाहिए बिजनेस। सेफ मतलब क्या सर? एस फॉर सुटेबल, ए फॉर एक्सेप्टेबल, एफ फॉर फीजिबल। तो एफ ई से होता है आपका फीजिबल, ए फॉर एक्सेप्टेबल एंड एस फॉर सुटेबल। तो इस तरह से सर आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। अब चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल? आपको ये बताना है कि सर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनती है। ये आपका सर मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, May 23 में, May 21 आरटीपी में, 2 बार सर एमटीपी में आया है, बार बार सर लगभग सेम क्वेश्चन आया है आपका। सर आरटीपी में क्या क्वेश्चन था? एक्सप्लेन द ट्रेड्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू मेक इटसेल्फ फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो यानी कि सर कौन से ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कंपनी में होने चाहिए ताकि आप लोग सर फाइनेंशियली सस्टेनेबल बन सके। फिर सर आपका ये एक बार एमटीपी में आया है, एक्सप्लेन वेरियस रिक्वायरमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। तो यहां पर सर आपकी 2 बातें हो रही है। पहला सर आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबल कैसे बनना है एंड दूसरी बात है सर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कैसे बनेगी। तो इस क्वेश्चन के सर आपके हमेशा 2 पार्ट रहेंगे। क्वेश्चन जब भी सर आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोलेगा तो आप बताएंगे कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाएं एंड कैसे हम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाएं। हम लोग सर क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जब भी सर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है, तो आपके सर 2 पार्ट बनेंगे। पहला है सर कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे एंड दूसरा है सर आप कैसे फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनेंगे। अब सर दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है सर, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल तब बनेगी जब सर आपके एम्प्लॉय और आपकी कंपनी साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर सर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके उस दिशा में वो लोग काम करेंगे। तो जब सर एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करेगी एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में जहां पर वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल बनेगी। अब सर सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ऐसा बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा एंड सर जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रहेगा। दूसरा सर फाइनेंशियली सस्टेनेबल मतलब क्या? फाइनेंशियली सस्टेनेबल मतलब कि सर आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसके पास सर पैसे की कमी ना हो। यानी कि सर कभी भी आपको बिजनेस इसलिए बंद ना करना पड़े क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं था या फिर आपके पास फंड्स की कमी थी। तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मतलब कि आपको सर फ्यूचर में कभी भी फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसको आप कैसे अचीव करेंगे? तो सर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने क्या बोला कि सर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ को साथ में काम करना है, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है एंड सर एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन्हें यहां पर करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ एक क्लियर डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनेंगे आप? फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनने के लिए सर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लेने पड़ेंगे। आपको सर सबसे पहले अपने मेथड ऑफ जनरेटिंग इनकम बढ़ाने पड़ेंगे कि सर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं सर? जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो आपको सर अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। तो आपको सर सोर्स बढ़ाने हैं, सोर्स के साथ साथ सर आपको वे बढ़ाने की, वे ऑफ इनकम। जैसे कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका एक सोर्स है, अब इसके अंदर सर आपके डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। जैसे कि आपने सर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कमाया, आपने सर अपने इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड कमाया, या फिर सर आपने कोई बॉन्ड को खरीदा, सेल किया तो उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन हुआ। तो आपको सर अपने सोर्स बढ़ाने प्लस अपने वे बढ़ाने हैं। प्लस सर आपको और क्या करना है? आपको सर इंस्टॉल करना है अपनी कंपनी में एसएपी। तो सर ये एसएपी क्या है? तो एसएपी सर आपका एक नेमोनिक्स है। एसएपी से सर हमारा मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियल एसएपी कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसएपी मतलब आप फाइनेंशियल सिस्टम लगाएंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तब जाके आपकी सर कंपनी बनेगी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो ये आपका सर सिंपल सा आंसर है। इसको कवर करते क्वेश्चन बैंक से।
तो सर इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सस्टेनेबल बनाएं। इसके बाद सर हम बात करेंगे कि हम लोग फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बने। तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर चाहिए एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। हमें सर एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। एबल टू स्कैन इट्स एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। एक बार सर आपने आपकी डायरेक्शन बना ली, अब उस डायरेक्शन में आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए आपका स्टाफ। तो सर आपको नए स्टाफ को अट्रैक्ट करना है, पुराने को रिटेन करना है। तो अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, हैव एन एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस। जैसे ही सर आपके पास स्टाफ आ चुका है, अब आपको अपनी इफेक्टिवनेस दिखानी है। इफेक्टिवनेस दिखाने से आपको फायदा क्या होगा? आपको अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। तो सर जो भी आपने डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी थी, वहां पर सर आप अपने स्टाफ के साथ अपनी इफेक्टिवनेस शो करेंगे एंड इंपैक्ट इन ऑर्डर टू लेवरेज फर्दर रिसोर्सेज। अगर आपने यहां पर दिखा दिया कि सर आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको और रिसोर्सेज मिल जाएंगे एंड आपको सर कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा फॉर इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क। तो सर ये स्टेप फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन जाएगी सस्टेनेबल। अब सर अगर आपको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनना है, यानी आपको सर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, तो सर आपको सबसे पहले चाहिए मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक सर केवल आप बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, तो सर आप ऐसा करिए कि आप कैपिटल गेन से पैसा कमाइए, आप सर इंटरेस्ट से पैसा कमाइए। तो आप अपने मोर देन वन सोर्स बनाइए, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। अभी तक सर आप केवल एक बिजनेस कर रहे थे, अब आप मल्टीपल बिजनेस में जाइए ताकि आपके सर मोर देन वन वे हो। फिर सर डू स्ट्रैटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप सर प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी कंपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनेगी। एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होनी चाहिए आपकी कंपनी में, यानी इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर फंड्स कहाँ से रेज होंगे, कैसे सर फंड्स आएंगे, तो पूरा सिस्टमैटिक काम होना चाहिए। हैव ए गुड पब्लिक इमेज। सर पब्लिक इमेज होना भी बहुत अच्छी बात है। अगर सर पब्लिक इमेज आपकी अच्छी है, तो जो आपके स्टॉक के प्राइसेस है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सर पब्लिक इमेज खराब हो गई, तो सर आपके स्टॉक पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा एंड सबको लगेगा कि सर कंपनी में कुछ ना कुछ झोल है। बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यू। सर आपको अपनी वैल्यू, विजन, मिशन सब कुछ क्लियर रखना है कि सर हम लोग इस डायरेक्शन में काम करेंगे। एंड लास्ट है सर आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये सब पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। अब सर इन सब पॉइंट्स को याद कैसे करें? तो याद करने के लिए हमने दी है यहाँ पर मेमोरी टेक्निक। सबसे पहले सर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई है। क्या स्टोरी है सर? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ के साथ एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ साथ में काम करेंगे। तो स्टाफ से सर आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? मैनेज करेगी, अट्रैक्ट करेगी एंड रिटेन करेगी स्टाफ को। सेकंड सर क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, यानी आपको एक डायरेक्शन पकड़नी है। आपका फर्स्ट पॉइंट था हैव ए क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। उसमें सर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपका सर सेकंड पॉइंट था कि आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करके वहां पर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। एक बार सर आपकी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो गई, वहां पर फिर आप करते अपनी इफेक्टिवनेस को शो की सर हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे सर आपने आपकी इफेक्टिवनेस को शो किया, तो आपको मिलेगा सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। तो सर डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस आपका थर्ड पॉइंट था एंड लास्ट पॉइंट था सर आपका कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट सर आपका डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस था एंड लास्ट पॉइंट आपका कम्युनिटी सपोर्ट था। तो सर इस लाइन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इसके कीवर्ड को समझ लेते हैं, तो आप एग्जाम में इसके कीवर्ड आराम से लिख पाएंगे। सेकेंड है सर फाइनेंशियली सस्टेनेबल। हम लोग सर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाएं? जब भी सर आप ये वर्ड सुनेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको सर एक फाइनेंशियल एसएपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर एसएपी क्या होता है? एसएपी सर वैसे आपका एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सर बात कर रहे हैं नेमोनिक्स की। तो सर याद करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है, तो मुझे वहां पर एसएपी इंस्टॉल करना है। कौन सा एसएपी सर? फाइनेंशियल एसएपी। फाइनेंशियल एसएपी का मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टॉल करना है। ए से सर आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंस्टॉल करनी है एंड सर पी से मतलब है आपका प्लानिंग, यानी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद सर आपको करने मोर देन वन सोर्स एंड वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। जैसे सर आपने एसएपी इंस्टॉल किया, तो आपके सोर्स एंड वे ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। सोर्स का सर अलग पॉइंट है, वे ऑफ जनरेटिंग इनकम का नेक्स्ट पॉइंट है। एंड सर इससे आपको मिलेगी वैल्यू क्लैरिटी, कि आपको पता होना चाहिए कि सर हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है।
एंड सर ये चीज अगर आपने कर ली तो आपकी एक गुड इमेज बन जाएगी। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो गई तो आपकी एक गुड इमेज बनती है। गुड इमेज से सर आपका पब्लिक इमेज वाला पॉइंट है। तो लगभग सर आपके जितने भी पॉइंट्स है उनको सर हमने यहां पर स्टोरी में डिजाइन किया है। इनको सर आप रेफर करके इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हैं। ये आपका सर क्वेश्चन 2 था। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या करना है, एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें बताना है कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें मिलता क्या है। तो सर ये है आपका May 22 का क्वेश्चन। प्लस सर आपसे क्या पूछा है, फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल आर आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको सर यहां पर एक स्टेटमेंट दे दिया है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल आपके सर आउटकम है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हमें बताना है कि क्या सर हम लोग इससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सर इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सर सबसे पहले क्या बोला कि आप बताइए आउटकम क्या है। आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बताना है। तो आउटकम बताने से पहले सर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बताने पड़ेंगे कंपोनेंट। क्योंकि सर सबसे पहले आप बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंपोनेंट अगर आपने इंस्टॉल कर लिए तो आपको मिलेंगे इसके आउटकम। तो जब भी सर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होगी सबसे पहले आप बताएंगे कंपोनेंट क्या होते हैं एंड कंपोनेंट के बेसिस पे हम बताएंगे कि आपके आउटकम क्या होते हैं। तो आपकी सर फाइनेंशियल प्लानिंग होती कैसे है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सर आपकी होती है अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग योर टूल, ताकि सर आप अपना गोल अचीव कर सके। यानी सर फाइनेंशियल रिसोर्स को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग सर हमें करना है आपका फाइनेंशियल टूल को यूज करना है उसके लिए। एंड सर ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अचीव कर सके आपके फाइनेंशियल गोल को। तो ये सर आपकी कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है कि सर आपका पर्पस क्या है। सर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस है कि आपको रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि आपको अपनी वेल्थ को या फंड्स को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग फाइनेंशियल टूल। अब सर फाइनेंशियल टूल क्या होते हैं। फाइनेंशियल टूल सर हो गए आपके कि आपको फंड्स कहां से मिलेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करके सर आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेंगे। एंड सर ये आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग अचीव कर सके आपका फाइनेंशियल गोल। तो ये सर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट है। एंड सर जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था, आपका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था कि सर रिसोर्सेज टूल एंड गोल क्या आपके आउटकम है। सर ये आउटकम नहीं है, ये तो सर आपके कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है सर, अगर ये कंपोनेंट आपने इंप्लीमेंट कर ली, यानी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्लीमेंट कर ली। अब सर इंप्लीमेंट करने के बाद आपको यहां से जो आउटकम मिल रहे हैं वो बनेंगे आपके आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सर आउटकम क्या है, सर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग इंस्टॉल करी तो सर आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको आपके ऑब्जेक्टिव मिले। ऑब्जेक्टिव मिलने के बाद सर इस ऑब्जेक्टिव में हमें काम करना है। तो काम करने के लिए हमें करना होगा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का आउटकम। तो सर ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिए, अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टैब्लिश करेंगे। सर डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग मतलब आप प्रॉब्लम को समझेंगे एंड उसका आंसर निकालेंगे, इसी को सर हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। एंड एक बार सर आपने डिसीजन मेकिंग कर ली तो आपको मिलेंगे फाइनेंशियल मेजर्स, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो सर हम क्या समझे यहां पर कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के दो पार्ट हैं। पहला सर इसके कंपोनेंट क्या, यानी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनती कैसे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनती है रिसोर्स टूल एंड गोल को लेके। एंड सर ये आपने इंप्लीमेंट किए तो आपको आउटकम मिलते हैं। आउटकम क्या है सर, सबसे पहला आउटकम की आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने डिसीजन मेकिंग किया। एंड डिसीजन मेकिंग करके सर जो भी आपने एक्शन लिए होंगे उस एक्शन को सर आप मेजर करेंगे या इवेल्युएट करेंगे। ये है आपका थर्ड आउटकम। तो आउटकम सर ये रहे आपके एंड ये है आपके कंपोनेंट। करते हैं इसको कवर हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच वेयर फाइनेंशियल प्लानर हेल्प्स कस्टमर। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग एक अप्रोच है जिसमें सर आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है वो क्या हेल्प करता है आपकी कस्टमर की, मैक्सिमाइज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि सर जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, आप अपने कस्टमर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे सर, आप करेंगे यूजिंग फाइनेंशियल टूल। फाइनेंशियल टूल मतलब सर आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, आपका टेक्निकल एनालिसिस है, यानी जो भी आपको सर फाइनेंस का ज्ञान है वो सब आपके फाइनेंशियल टूल है टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल, ताकि सर आपके कस्टमर के फाइनेंशियल गोल अचीव हो सके। हो सकता है सर आपके जो कस्टमर है उसको वेल्थ क्रिएट करके कोई नए बिजनेस में जाना हो, या फिर सर उसको वेल्थ क्रिएट करके कोई इंडस्ट्री खोलनी हो, तो वो उसका फाइनेंशियल गोल होगा।
Financial resource, financial tool and financial goal are not the outcome of financial planning, rather these are component। यानी कि सर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला कि रिसोर्स, टूल एंड गोल आपके आउटकम है, आउटकम नहीं है सर, ये आपके कंपोनेंट है। तो सर आउटकम क्या होते हैं? तो आउटकम है पहला आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आर टू बी डिसाइडेड एट वेरी आउटसेट सो दैट रेस्ट ऑफ द डिसीजन कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली। फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्लीमेंट करके आपको क्या मिला कि सर आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव सर ये रहेगा कि मुझे अपनी वेल्थ को 100 रुपीज से या फिर 100 मिलियन रुपीज से इंक्रीज करना है। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको क्या करना है, ये आपने क्लियर कर लिया। द ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी कंसिस्टेंट विद कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। आपका सर जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा वो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से भी अलाइन करना चाहिए। अगर सर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी एक ट्रस्ट है या फिर एनपीओ है, एंड सर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि सर मुझे पैसा कमाना है, तो सर आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव अलाइन नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सर आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से। सेकेंड है सर आपका डिसीजन मेकिंग। अब सर ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन का मतलब है सर प्रॉब्लम को समझना एंड उसका सॉल्यूशन देना। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट आर बीइंग फेस्ड बाय कॉर्पोरेट एंड अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। तो सर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी कॉर्पोरेट को मिलेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका सर सॉल्यूशन डिसाइड करना आपका डिसीजन मेकिंग है। एंड लास्ट है सर मेजर करना, यानी कि सर आपने कैसा काम किया उसको आपको इवेलुएट करना है। Financial method like ratio analysis of cash flow statement are used to evaluate performance of the company। तो आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। हमेशा सर जो आपका मेजर वाला पॉइंट होता है या फिर इवेल्यूशन वाला पॉइंट होता है, ये हमेशा लास्ट में होता है, क्योंकि जो भी सर आप काम करते हैं उसको मेजर आप हमेशा एक पीरियड एंड होने के बाद मेजर करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ दीज मेथड अगेन डिपेंड्स अपॉन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। अब सर आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, ये अगेन आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर सर आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पैसा नहीं कमाना है, आप एक ट्रस्ट है, तो सर आपका जो फाइनेंशियल मेजर होगा वो कभी भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं होगा। आपका सर हो सकता है कि आपने कितना फंड्स यूटिलाइज किया है लोगों की सेवा के लिए, या फिर सर कितना फंड्स आपने जनरेट किया है, ये सब सर आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट कमाना या ग्रॉस प्रॉफिट कमाना आपका कभी भी फाइनेंशियल मेथड नहीं रहेगा। तो ये आपका सर क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट है आपका सर क्वेश्चन नंबर 4। ये यहां पर आपसे पूछा है स्टेट द स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। आपको सर डिफरेंट हायरार्की लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी बतानी है। ये आपका May 21 एग्जाम में आया था। एक्सप्लेन द टर्म कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आर 3 बेसिक क्वेश्चन इट इज एबल टू आंसर। ये आपका सर MTP सितंबर 23 में आया था। यहां पर हमने सर गलत ऐड किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड उसकी 3 बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा है। सबसे पहले सर हमें क्या बताना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की पे। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला डिफरेंट लेवल हायरार्की पे स्ट्रैटेजी क्या है। तो सर इसको समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि ये आपकी एक कॉर्पोरेट की बिल्डिंग है। कॉर्पोरेट की बिल्डिंग में सर आपकी 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर है सर। सबसे टॉप फ्लोर पे कौन लोग बैठते हैं? सबसे टॉप फ्लोर पे सर जनरली आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, यानी सर यहाँ पर बैठते हैं आपके कॉर्पोरेट लोग, या फिर यहाँ पर बैठते हैं आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को बनाने वाले लोग। तो हायरार्की मतलब सर क्या होता है? हायरार्की मतलब सर आपका स्टेप वाइज कौन स्ट्रैटेजी कब बनाता है। तो सर हायरार्की के टॉप पर सर आपके बैठते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इसके बाद सर बीच में आते हैं आपके बिजनेस यूनिट वाले, कि सर आपके जो कॉर्पोरेट थे उसने डिसाइड करा कि सर हम लोग टेलीकॉम बिजनेस में जाएंगे, लेकिन सर अब टेलीकॉम बिजनेस की स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? वो बनाएगा सर आपका बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी वाले। यानी सेकंड फ्लोर पे सर आपके बैठते बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी वाले, एंड सर लास्ट फ्लोर पे बैठते आपके जो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो ये सर आपकी हायरार्की होती है। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, फिर है आपकी बिजनेस यूनिट, एंड लास्ट में है सर आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब सर तीनों लोग काम क्या करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सर कॉर्पोरेट वाले काम करते हैं आपका बिजनेस आइडेंटिफाई करने का, कि सर ये हमारा बिजनेस रहेगा, इसमें हमें सर काम करना है। फिर सर हमारे बिजनेस यूनिट लेवल वाले क्या काम करते हैं? तो बिजनेस यूनिट लेवल वाले सर जिस बिजनेस में आपने डिसाइड करा कि इस बिजनेस में हमें जाना है, तो आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आपके डिसाइड करते हैं बिजनेस यूनिट लेवल वाले लोग। जैसे कि सर आपके कॉर्पोरेट वाले ने बोला कि हमें टेलीकॉम में जाना है,
अब टेलीकॉम के अंदर सर जो आपकी जियो है, जियो की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आपकी बिजनेस यूनिट पे बनेगी। एंड सर फिर लास्ट में है आपकी फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट वाले सर एग्जीक्यूशन करते, तो फंक्शनल यूनिट में आपके आते हैं डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। डिपार्टमेंट एंड डिवीजन यानी कि सर जो आपकी जियो कंपनी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। सर डिपार्टमेंट मतलब क्या, इसमें सर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इसमें सर एक सप्लाई चेन होगा, इसमें एक एचआर होगा, इसमें सर एक आर&डी होगा। तो ऐसे करके सर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। इन डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी। तो सर तीन हायरार्की आपकी, सबसे ऊपर पे कॉर्पोरेट जिसने डिसाइड करा कौन से बिजनेस में जाना है, दूसरे पे सर बिजनेस यूनिट जिसने डिसाइड करा कि इस बिजनेस में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, एंड लास्ट में सर आपका फंक्शनल यूनिट जो कि सर आपको बताएगा कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन है, इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है, कि फाइनेंस वाले क्या काम करेंगे, एससीएम वाले यानी सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगा, कहां से हमें गुड्स को प्रोक्योर करना है, कैसे ये इसका लॉजिस्टिक मैनेज होगा। फिर सर एचआर वाले आपकी हायरिंग पे ध्यान देंगे, एंड आर&डी है। ऐसे करके सर बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, या फिर सर आपका प्रोक्योरमेंट हो। तो ऐसे करके सर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ये सर आपकी सिंपल सी हायरार्की है, इसको कवर करते हैं। तो स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट लेवल आर आउटकम ऑफ डिफरेंट प्लानिंग नीड्स। यानी सर आपकी डिफरेंट लेवल पे स्ट्रैटेजी क्यों है, क्योंकि आपकी प्लानिंग की नीड्स डिफरेंट डिफरेंट है हर लेवल पे। थ्री लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी आर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल एंड फंक्शनल और डिपार्टमेंटल लेवल। तीन लेवल बताइए सर आपके। टॉप फ्लोर पे कॉर्पोरेट है, सेकंड पे बिजनेस यूनिट वाले, एंड थर्ड पे सर आपके फंक्शनल वाले लोग हैं जो कि एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे पहला सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो कि हमने सर फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, वही आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। फंडामेंटली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन विच कंपनी शुड compete। कौन से बिजनेस में हमें compete करना है, यही आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी शुड बी एबल टू आंसर थ्री बेसिक क्वेश्चन। कौन से सर तीन बेसिक क्वेश्चन थे आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के, कि सर हमें सेफ बिजनेस में जाना है। सेफ बिजनेस मतलब सुटेबल हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया एंड फीजिबल हो गया। तो ये आपका सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी था जो कि हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। सेकेंड है आपका सर बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, कि सर अब आपने बिजनेस आइडेंटिफाई किया है, अब इस बिजनेस में हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, वो आपकी बीयू लेवल स्ट्रैटेजी होती है। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट या फिर एसपीओ मे बी एनी प्रॉफिट सेंटर दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली। हो सकता है सर आपका ये प्रॉफिट सेंटर हो, यानी यहां से आपका रेवेन्यू आता है from other business unit of a corporation. At the business unit level, the strategic issue are about practical coordination of operating unit and developing and sustaining a competitive advantage। यानी सर आप यहाँ पर ये देखते हैं कि आपकी जो ऑपरेटिंग यूनिट है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये सर किस तरह से काम करेगी, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें डेवलप करने हैं, एंड कैसे हमें सर परफॉर्म करना है, ये आपके बिजनेस यूनिट लेवल वाले लोग करने वाले हैं। फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस, तो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन होंगे, ये आपके बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी लेंगे। एंड सर फिर है नेक्स्ट आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, जो कि सर एग्जीक्यूशन करती है। फंक्शनल लेवल इज द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। द स्ट्रैटेजिक इशू एट दिस लेवल आर रिलेटेड टू फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस एंड वैल्यू चेन। यहाँ पर सर जो आपके फंक्शनल लेवल पे बिजनेस प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका फाइनेंस है, एससीएम है, प्रोक्योरमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप है, तो ऐसे सर जो आपके फंक्शनल लेवल के बिजनेस प्रोसेस है एंड वैल्यू चेन है, इसके रिलेटेड जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज इन R&D, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स involve development and coordination of resources through which BU level strategies can be executed effectively and efficiently। तो सर जो BU level की स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए सर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करेंगे। Functional unit of an organization are involved in higher level strategies by providing input to BU level and corporate level। आपके जो सर फंक्शनल यूनिट में लोग काम कर रहे हैं, ये सर आपकी BU लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल वालों को इनपुट देते हैं। इनपुट सर कैसे देते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल लेवल पे काम कर रहा है उसको सर ग्राउंड रियलिटी पता है कि सर एक्चुअल में जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही तो क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो फंक्शनल यूनिट वाले ये इनपुट कम्युनिकेट करते हैं आपकी BU लेवल वालों को एंड आपके कॉर्पोरेट लेवल वालों को। Such as providing information on customer feedback on resource and capability on which higher level strategy can be based। तो सर जो भी कस्टमर से फीडबैक आया, फंक्शनल वालों ने पास ऑन किया BU वालों को एंड कॉर्पोरेट वालों को, एंड उसके बेसिस पे आपकी सर फ्यूचर की स्ट्रैटेजी डिफाइन होगी। Once higher level strategy is developed,
फंक्शनल यूनिट ट्रांसलेट देम इनटू डिस्क्रीट एक्शन प्लान। आपकी सर हायर लेवल ने बोला कि हमें टेलीकॉम में जाना है, लेकिन टेलीकॉम में हमें करना क्या है सर, ये बताएगा आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, यानी आपका एक्शन प्लान क्या है, ये आपको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में बताना पड़ेगा। ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन मस्ट अकम्प्लिश फॉर द स्ट्रेटेजी टू सक्सीड। हर डिपार्टमेंट सर काम अच्छे से करेगा तो आपकी स्ट्रेटेजी सक्सीड होगी। प्रोक्योरमेंट वाला सही तरह से प्रोक्योर कर रहा है, सेल करने वाला यानी सीआरएम वाला सही तरह से सेल कर रहा है, फाइनेंस वाले सर सही समय पे आपके सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं, सही समय पे फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सीड हो जाएगी। Among different financial activity, production, marketing, finance, human resource, and research and development, finance assume highest importance during the top down and bottom up interaction of planning। क्या बोला है सर यहाँ पे कि आपकी फाइनेंस सर सबसे इंपॉर्टेंट है, भले ही सर आप टॉप डाउन जाओ या फिर बॉटम अप अप्रोच पे जाओ, आपकी सर फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। लास्ट पॉइंट बोला है सर आपको, corporate strategy deals with deployment of resources and financial strategy is mainly concerned with mobilization and effective utilization of resources। यहां पर सर बोला है कि जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी थी उनका काम है सर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, लेकिन उस रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा सर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी या फिर आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट ने आपको रिसोर्सेज दिए, अब इस रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इनका मोबिलाइजेशन यानी कहां पर इनको डिप्लॉय करना है, ये सर आप बताएंगे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर। द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स दैट ए बिजनेस फर्म लाइक्स टू हैव अंडर इट्स कमांड, truly speaking other resources can be easily mobilized if the firm has adequate monetary base। यानी कि सर अगर आपके पास पैसा बढ़िया है यानी आपके पास फाइनेंशियल बेस बढ़िया है तो सर आप अपने सारे रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी सर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर इनको मूव कर सकते हैं। तो ये था सर आपका आंसर। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए सर आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि सर टॉप वाले फ्लोर पे होते हैं कॉर्पोरेट, मिडिल वाले पे होते हैं सर आपके बिजनेस यूनिट, एंड सर लास्ट में होते हैं आपके फंक्शनल यूनिट वाले लोग। ये आपका सर क्वेश्चन 4 था। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एज ए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट यू विल डिपेंड ऑन सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस। तो सर एज ए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट आपके कुछ की फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, उनको सर आप डिस्कस करिए। ये आपका सर जैन 21 एग्जाम में आया था। सर जैन 21 में एग्जाम कब हुए, तो सर जब आपका 2021 में कोरोना था तब सर आपके जैन 21 में भी एग्जाम हुए थे। Discuss briefly the key decision which fall within the scope of financial strategy। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में सर कौन कौन से की डिसीजन होते हैं ये हमें बताने हैं। ये आपका नवंबर 19 एग्जाम में आया था। एंड सर ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं नवंबर 24 यानी कि जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उसमें पूछा गया था। क्या पूछा था सर, इसको समझते। This decision determine the division of earning between payment to stakeholder and reinvestment in company। ये सर वो डिसीजन है जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि अर्निंग का पैसा कितना पेमेंट होगा आपके शेयर होल्डर को, यानी कितना डिविडेंड आपको देना है एंड कितना पैसा आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो सर ये डिसीजन कौन सा, ये आप बता दीजिए। ये डिसीजन सर कौन सा होता है, ये होता है आपका डिविडेंड डिसीजन, जहां पर सर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए में से कितना पैसा मैं डिविडेंड में दे दूंगा एंड कितना पैसा मैं कंपनी में री इन्वेस्ट करूंगा। What are other decisions falling in this strategy? Briefly explain। तो ये सर आपका नवंबर 24 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा सर घुमा के पूछा है कि सर आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है एंड अब आप बाकी स्ट्रैटेजी भी बताइए कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में और कौन सी स्ट्रैटेजी होती है या फिर और कौन से डिसीजन होते हैं। तो सर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं। सबसे पहला सर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में आपके कौन कौन से डिसीजन होते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में सर आपके 4 तरह के डिसीजन होते हैं एंड सर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है। तो सर आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। यहां पर हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। इससे पहले सर हमने आपकी बात करी थी यहां पर, यहां पर सर हमने बात की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो क्वेश्चन 3 अलग था, क्वेश्चन 3 में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की थी। अब हम लोग सर बात कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की। तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में सर आपके 4 डिसीजन होते हैं। कौन से 4 डिसीजन होते हैं सर, सबसे पहला होता है कि पैसा कहां से आएगा। कोई भी बिजनेस सर स्टार्ट करना है उसके लिए हमें चाहिए पैसा। पैसा कहां से आएगा ये हमारा पहला डिसीजन रहेगा। तो हमारा सर पैसा कहां से आएगा इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंस कहां से होने वाला है।
अब सर आपके पास पैसा आ गया, अब इस पैसे का आप क्या करेंगे, पैसे को करेंगे इन्वेस्ट। तो सर पैसा कहां पर इन्वेस्ट होगा, ये आपका होता है सेकंड डिसीजन। पैसा कहां पे इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे सर आप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पैसा कहां से आएगा, कहां पे जाएगा। अब सर आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से सर आपको रिटर्न मिलते हैं। अब रिटर्न आपके पास आ गए हैं, ये रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे या फिर रिटर्न का करना क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न का क्या होगा। जो भी रिटर्न सर हमें इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है इसका क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन। कि सर रिटर्न जो भी आपका आ रहा है या फिर जो भी आपकी अर्निंग आ रही है उसके केवल दो यूज है। पहला यूज है कि सर आपने जो डिविडेंड है उसके रूप में आपने सारी अर्निंग को बांट दिया। दूसरा तरीका सर आपने सारी अर्निंग को रिटेन कर लिया एंड अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिया। तो सर डिविडेंड डिसीजन होता है आपका थर्ड। एंड सर ये तीन डिसीजन होने के बाद अब आपका क्या काम है, अब आपको सर अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना है कि सर क्या आपके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया। तो लास्ट है सर आपका पोर्टफोलियो डिसीजन। तो आपकी सर कंपनी ने कैसा काम किया इसको बोलते हैं हम लोग इवेल्युएट। यानी कि सर ये तीन एक्शन जो आपने लिए हैं, इन तीन एक्शन को जो हम इवेल्युएट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डिसीजन। कि आपने सर एक्चुअल में कैसा काम किया है वो आपका आता है पोर्टफोलियो डिसीजन के अंदर। तो ये आपके सर चार डिसीजन है, इसको कवर करते हैं हम। सबसे पहला सर फाइनेंशियल डिसीजन। दीज डिसीजन डील विथ मोड ऑफ फाइनेंसिंग एंड मिक्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। यानी सर पैसा कहां से आएगा, क्या सर इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा, एंड क्या इक्विटी और डेट का मिक्स रहेगा। सेकेंड है सर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि सर पैसा तो आ गया लेकिन इन्वेस्ट कहां पे करें, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स फंड स्पेशली इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सिंस फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएटेड विद सच प्रोजेक्ट आर नॉट नोन विद सर्टेनिटी। कि सर कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेसेसरली इन्वॉल्व रिस्क। यहां पर आपकी रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि जहां पर भी आप इन्वेस्ट करने जाएंगे वहां पर रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलेंगे। तो अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट्स आर देयरफॉर इवैल्यूएटेड इन रिलेशन टू देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। आप इसीलिए सर प्रोजेक्ट को उनके रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं। जो प्रोजेक्ट में सर आपका रिटर्न होता है मैक्सिमाइज, रिस्क होता है मिनिमाइज, वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सर डिविडेंड डिसीजन। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से आपकी अर्निंग होगी, इस अर्निंग का क्या करना है ये आप समझते हैं डिविडेंड डिसीजन के अंदर। डिसीजन डिटरमाइन डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर एंड री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। कितना पैसा सर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा रिटेन करना है, ये होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। एंड सर आपका जो नवंबर 24 का एग्जाम था वहां पर यही डिसीजन था आपका कि आपका ऐसा कौन सा डिसीजन है जो कि आपकी अर्निंग को डिफाइन करता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना रिटेन होगा, ये होगा आपका डिविडेंड डिसीजन। एंड व्हाट आर अदर डिसीजन, तो अदर में आएंगे आपके फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड लास्ट है आपका पोर्टफोलियो। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने सर सब एक्टिविटी कर ली साल के अंदर, अब लास्ट आपका है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कि पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया, तो इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर कॉर्पोरेशन रादर देन आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट देमसेल्फ। तो आप सर ओवरऑल बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट ने ओवरऑल बेसिस पे या फिर पोर्टफोलियो लेवल पे कैसा परफॉर्म किया है। तो ये आपका सर क्वेश्चन 5 था। इसको याद कैसे करना है, तो याद करने का प्रोसेस है, पैसा कहां से आएगा, ये आपका होता है फाइनेंसिंग। पैसा सर आ गया है, पैसा अब कहां जाने वाला, यानी कहां पर इन्वेस्ट होगा, तो पैसा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब इन्वेस्ट करने से रिटर्न आया है, रिटर्न का क्या करना है, ये होता है आपका डिविडेंड। रिटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये होता है डिविडेंड डिसीजन। अब सर ये सब रामायण कर लिया आपने, अब आपको आपके ईयर एंड पे जाके अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डिसीजन। एंड में सर पूरा पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे जो कि होता है आपका पोर्टफोलियो डिसीजन। तो इस तरह से सर आप इन चारों डिसीजन को याद कर सकते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, रिटर्न जो आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, एंड एंड के अंदर सर पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट है आपका सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी आपको सर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि दो अलग अलग कंसेप्ट है, इनके बीच का इंटरफेस यानी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है। ये आपका सर मई 18 में आया था, आपका सर मई 24 में भी आया है सेम क्वेश्चन।
द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी एंड एंड पॉइंट इज ऑल्सो मनी। आपका सर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है मनी से, एंड होती है मनी पे। सर ये कैसे होता है? तो सर अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जहां से आप फंड्स को लेके आते हैं यानी सोर्स ऑफ फंड, ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। एंड सर एंड पॉइंट क्या होता है? सर जो आपको पैसा मिला है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न मिलेंगे। अब सर जो रिटर्न आपको मिले यही तो आपका एंड पॉइंट है, तो आपका एंड पॉइंट भी मनी होता है। Explain the statement to clearly understand the interface of strategic management and financial policy। हमें सर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये आपका सर May 24 में आया था, तो इसको हम लोग समझते हैं सर। आपका सर एक क्वेश्चन 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोला है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है, एंड सर हमें बोला है आपका एंड पॉइंट भी मनी है। तो सर ये स्टार्टिंग पॉइंट मनी कैसे, एंड पॉइंट मनी कैसे, तो हम आपके सारी फेस एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे ही सर आप सारी फेस एक्सप्लेन करेंगे तो आपने सर आपका फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग दोनों का इंटरफेस भी एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहला स्टेप होता है सर मेरा सोर्स क्या होगा, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सोर्स ऑफ मनी। जहां पर मैं डिसाइड करूंगा सर जो पैसा मुझे मिलेगा, कितना पैसा इक्विटी से लूं, कितना पैसा डेट से लूं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है सर, सोर्स ऑफ मनी क्या है मेरा। सेकंड स्टेप है सर मेरा इन्वेस्टमेंट, कि मेरे पास जो सर पैसा आया इसको मैं इन्वेस्ट कहां पे करूं, तो सर अलोकेशन ऑफ फंड मेरा होता है सेकंड डिसीजन। एंड सर थर्ड डिसीजन है मेरा डिविडेंड का, कि सर जो पैसा मुझे मिला है कितना पैसा मैं अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कर दूं, कितना पैसा री इन्वेस्ट कर दूं, तो ये भी मेरा मनी है। तो सर ये आपको तीन स्टेप एक्सप्लेन करने, ये तीन स्टेप आपने एक्सप्लेन कर दिए, आपका इंटरफेस भी एक्सप्लेन हो गया कि सर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे रिलेटेड है। तो सर फाइनेंशियल पॉलिसी में आप ये तीन काम करते हैं, जो तीन काम सर आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर आपने पैसा रेस नहीं किया, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो सर आपकी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन 6 है। चलते हैं सर इसके सोल्यूशन पे। The interface of strategic management and financial policy will be clearly understood if we appreciate the fact। तो आपको सर स्टार्ट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना है कि सर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों है सर, क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही तब उसका स्टार्टिंग पॉइंट मनी है, उसका एंड पॉइंट भी आल्सो मनी। तो सर फिर आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे आपके तीनों स्टेप। पहला स्टेप है सर कहां से पैसा आएगा। So no organization can run an existing or promote a new expansion without suitable internally mobilized financial base। अगर सर उनके पास इंटरनल फाइनेंस यानी कि सर रिटेन अर्निंग नहीं है तो वो अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। और बोथ यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात हो रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबिलाइज फाइनेंशियल बेस। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, यानी फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर सोर्स क्या होगा एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करता है। The need for fund mobilization to support the expansion activity of firm is very vital for any organization। जनरेशन ऑफ फंड में अराइज आउट ऑफ ओनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो सर फंड आपके ओनर कैपिटल, बोरोड कैपिटल कहीं से भी आ सकते हैं। कंपनी में इशू इक्विटी प्रेफरेंस फॉर मोबिलाइजिंग ओनरशिप कैपिटल एंड डिबेंचर टू रेस बोरोड कैपिटल। तो सर यहां पर हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा, एंड पैसा कमाना या फिर पैसा लेके आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। Policy maker should decide on capital structure to indicate desired mix of equity and debt। There are some norms of debt equity ratio, however this ratio in its ideal from varies from industry to industry। आपके सर डेट टू इक्विटी के कुछ नॉर्म्स है, लेकिन हर इंडस्ट्री के डेट टू इक्विटी के आइडियल रेशियो अलग अलग होते हैं। तो सर ये इतने बड़ा ज्ञान दे रखा है, इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। सर नेक्स्ट स्टेप में आपने बोला कि फाइनेंशियल पॉलिसी का सर नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको सर डिसाइड करना है कि कौन सी एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट करने के सर आपके पास तीन तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला कि सर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दूसरा सर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ग्रोथ करना है, एंड सर तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है आपका कि सर आपको अपनी कॉस्ट रिडक्शन करना है। तो तीन तरह के सर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऑब्जेक्टिव है, उनको कवर करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, हम दोनों की सर साथ में बात करेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट एंड फंड अलोकेशन, की इन्वेस्टमेंट या फिर फंड्स को अलोकेट कैसे करना है। A planner has to frame policy for regulating investment in fixed asset,
एंड फॉर रीस्ट्रेनिंग ऑफ करंट एसेट। आप सर इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि सर आप फिक्स एसेट एंड करंट एसेट दोनों को अपने कंट्रोल में रखें। आपको सर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है एंड जो करंट एसेट है उसको रीस्ट्रेन करना है कि आपका सर ज्यादा पैसा करंट एसेट में फंस ना जाए। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल mooted by different business units may be divided into 3 groups। अब सर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जनरली आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? पहला सर आपका कि आपको कोई नई कंपनी नया प्रोडक्ट या फिर नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो एडिशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो ये आपका प्रपोजल हो सकता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर सर आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका आपको ऑपरेशन का लेवल इंक्रीज करना है। एंड लास्ट होता है सर आपका कॉस्ट रिडक्शन, कि आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो ये 3 तरह के काम आपके इन्वेस्टमेंट से आप करते हैं। एंड efficient utilization of resources through a new approach और closer monitoring of different critical activities। तो सर हमने पहले आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात की, सेकंड हम लोग आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एंड थर्ड है सर आपका डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न जनरेट हुआ है उसका हमें क्या करना है, ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा। is another area for making financial policy decision affecting the strategic performance of the company. A close interface is needed to frame the policy to be beneficial for all। तो सर आपको एक क्लोज इंटरफेस बनाना है ताकि सर आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एंड जो आपकी कंपनी की ग्रोथ है दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। Dividend policy decision deals with extent of earning to be distributed as dividend and the extent of earning to be retained for future expansion scheme। तो डिविडेंड डिसीजन में आप करते क्या है सर कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना पैसा रिटेन करेंगे आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, यही आपकी डिविडेंड पॉलिसी होती है। इसके बाद सर लास्ट में आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ देना है जहां पर आप क्या बताएंगे कि सर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है एंड दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। It may be noted from above discussion that financial policy of a company cannot be worked out in isolation of other functional policy। तो सर आइसोलेशन में कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी, फाइनेंशियल पॉलिसी भी नहीं काम करेगी, सारी पॉलिसी को सर साथ में मिलकर काम करना होगा। बस ये आपको कंक्लूड कर देना है। It has a wider appeal and closer link with overall organizational performance and direction of growth. As a result, preference and patronage of the company depends significantly on financial policy framework। तो आपकी सर कंपनी की जो प्रेफरेंस है फाइनेंशियल लेवल पे वो सर आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती है। Attention of corporate planner must be drawn while framing the financial policy, not at later stage but during the stage of corporate planning itself। तो सर फाइनेंशियल पॉलिसी को आपको तब कंसीडर करना जब आप लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, बाद में इसको कंसीडर मत करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही सर आपका सिंपल सा क्वेश्चन 6 था। इसकी सर मेमोरी टेक्निक क्या उसको कवर कर लेते हैं। मेमोरी टेक्निक में सर सबसे पहले आपको ध्यान रखना मेंशन करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट मनी है, एंड पॉइंट मनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पॉइंट फाइनेंशियल पॉलिसी दोनों ही मनी है। मनी सर कैसे दोनों पॉइंट आपके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चाहिए सोर्स एंड में आपके पास आएगा डिविडेंड यानी रिटर्न। तो सबसे पहले आप करेंगे लिंक फाइनेंशियल पॉलिसी विद बिजनेस इन बिलो स्टेप्स। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड सर फंड आ चुके उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एंड थर्ड स्टेप है सर आपका डिविडेंड पॉलिसी यानी एंड भी आपका मनी हो चुका है। तो ये आपका सर क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते सर क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि सर आपका नया क्वेश्चन ऐड हुआ था आरटीपी में 24 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है सर यहां पर आपसे, इन करंट सिनारियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि सर जो आपका करंट सिनारियो चल रहा है, जैसे आपका वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, कंपनियां ग्लोबल हो रही है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CFO हैज बीन ड्रास्टिकली एक्सपेंडेड एक्सप्लेन। तो सर अब क्या हो रहा है कि नए जमाने के अंदर आपके जो CFO है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है सर, क्योंकि अब आपकी कंपनीज ग्लोबल हो चुकी है, आपकी बहुत सारा टेक आ चुका है कंपनियों के अंदर। तो अब आपके सर जो CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो बढ़ चुकी है। अब सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है CFO की। पहले सर आपके CFO केवल फाइनेंस पे फोकस करते थे, बट अब सर आपके CFO को मल्टीपल एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन से एरिया है सर, तो फॉर एग्जांपल कि आपके CFO को अब रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, आपके CFO को सर अब एनवायरमेंटल पे भी फोकस करना है, ताकि सर वो इस तरह से कंपनी को सस्टेनेबल बनाए कि आपकी कंपनी भी ग्रो करे एंड एनवायरमेंटल को भी हार्म ना हो। और क्या सर, और सर उनको सप्लाई चेन पे फोकस करना है कि सप्लाई चेन यानी कि प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट है वो भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, एंड मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है। तो सर आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या ऐड हुई है, तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये 4 है कि रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, सप्लाई चेन पे फोकस करेंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे ध्यान देंगे, एंड लास्ट है सर एनवायरमेंटल पे ध्यान देना यानी ESG गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग आपको करनी है। ये सर 4 आपकी नई
रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है सीएफओ की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो सर इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए हमने बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ सर आपको बतानी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ में जो आपकी शुरू के वर्ड है आर ई एस से सर आपकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी बनती है सर? आर से बनती है सर रिस्क मैनेजमेंट, ई से बनती है सर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग यानी ईएसजी फाइनेंसिंग, एंड सर एस से आपकी बनती है सप्लाई चेन। तो सर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। फिर ऑफ सीएफओ तो सर सी से आपकी आती है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ क्या है सर? आपकी 4 है। आर ई एस से होती है रिस्क मैनेजमेंट, ई से ईएसजी फाइनेंस, एंड एस से आपकी सप्लाई चेन, एंड सी से सर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग एंड एम&ए, या फिर सर इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं आप एम&ए एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये इसका सर सिंपल सा नेमोनिक्स है। अब इसको समझते कि इसका आंसर क्या है। ट्रेडिशनली द मेन रोल ऑफ सीएफओ वाज कंसर्न विद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम लोग सर इनिशियली यही मानते थे कि सीएफओ का काम ये है कि वो वेल्थ मैक्सिमाइज करे, यानी कि रिटर्न जनरेट करे अपने शेयर होल्डर के लिए, by taking care of financial health of an organization and overseeing the implementing adequate financial control। कैसे करेगा सर? फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट करके अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को मेंटेन करेगा। However, in recent time because of globalization, growth, communication, pandemic situation, अब सर बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है अब, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। कौन कौन से नए एरिया आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। The range of responsibility has been drastically expanded, driven by complexity and changing expectation. Nowadays, in addition to fulfilling traditional role relating to governance, compliance and control, पहले सर सीएफओ आपका गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड कंट्रोल यही करता था, लेकिन अब उसके रोल बढ़ चुके हैं। Business ethic as part of leadership of role CFO also expected to contribute their support in strategic and operational decision making। अब सर सीएफओ केवल फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं है, उसको सर स्ट्रैटेजिक एंड डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल देना पड़ेगा। अब सर क्या क्या रोल इसके नए ऐड हुए? इन पोस्ट पैंडेमिक टाइम देयर रोल हैज बीन एडवांस इन द फॉलोइंग एरिया इन एडिशन टू ट्रेडिशनल रोल। तो ट्रेडिशनल रोल क्या था आपका? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके साथ साथ सर आपको इन 4 एरिया में भी कंट्रीब्यूशन देना है। कौन से एरिया सर? पहला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है सर? आपको देखना है कि क्या कंपनी आपकी बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप यहां पर अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। Nowadays, CFO are expected to look after the overall फंक्शनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सर अपनी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करना है। सेकंड सर सप्लाई चेन आपको देखनी है। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन मतलब सर आप कौन से सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, आप सर वहां से गुड्स को लेके कैसे आ रहे हैं, यानी आपका लॉजिस्टिक्स क्या है, आपका सर गुड्स कैसे वेयर हाउस में जा रहा है, वेयर हाउस से प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो पूरा का पूरा सप्लाई वाला पार्ट भी अब आपके सीएफओ के अंडर आता है। पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन पोजिंग द चैलेंज फॉर कंपनी टू मेंटेन सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आपकी सर सप्लाई चेन में कॉस्ट कम है तो आपकी कंपनी सस्टेनेबली ग्रो कर पाएगी। Since CFO are caretaker of finance of the company, considering the financial viability of supply chain, their role has now become more critical। तो आपको चेक करना है कि सर जो आपकी सप्लाई चेन है क्या वो फाइनेंशियली वाइबल है, यानी कि सर क्या वो लॉस तो नहीं कर रही है, क्या वो सर बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये आपको सर एसेस करना है एज ए सीएफओ। फिर सर नेक्स्ट आपका मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपका रोल बढ़ा है। क्या बढ़ा है सर? टू मेंटेन द ग्रोथ एंड कैप्चर द मार्केट शेयर। तो सर अगर आपको लगता है कि कोई छोटी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है एंड ये कंपनी बड़ी होकर आपकी कंपनी को ओवरटेक कर लेगी, तो आप उस छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, जैसा सर आपकी जोमेटो ने आपकी ब्लिंकिट के साथ किया था कि ब्लिंकिट सर बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा था, तो जोमेटो ने आपके सर ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया ताकि वो कंपनी आपके जोमेटो से बड़ी ना हो पाए। तो सर इन रिसेंट पीरियड टू मेंटेन ग्रोथ एंड कैप्चर मार्केट शेयर there has been a spat of mergers, acquisition, and hence the role of CFO has become more crucial because these are strategic decisions and any error in them can lead to collapse of whole business। तो सर ये मर्जर्स के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, आपके सीएफओ को सर अच्छे से लेने हैं। कहीं पर मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आपका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाए। लास्ट है सर आपका एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग कि सर विद द इवॉल्विंग कंसेप्ट ऑफ ईएसजी देयर रोल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग टू द सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग। यानी कि सर जब आप यहां पर फाइनेंस लेने जाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि सर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस आपका फॉलो हो रहा है, कि सर आप ऐसे कोई गलत सोर्स से फाइनेंस तो नहीं ले रहे जो कि सर गलत काम में इन्वॉल्व हो, तो आपका गवर्नेंस का इशू हो जाएगा। आप सर ऐसे सोर्स से पैसा तो नहीं ले रहे जो कि आपके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आपका एनवायरमेंटल में इशू हो जाएगा। तो जब भी आप सर फाइनेंसिंग करने जाएंगे या फिर इन्वेस्टिंग करने जाएंगे तब सर आप एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस का ध्यान रखेंगे। तो सर ये नए 4 रोल आपके ऐड हुए हैं, जिसको याद कैसे करेंगे सर?
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ वर्ड से रिस्पॉन्सिबिलिटी में आर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ई फॉर ईएसजी फाइनेंसिंग, एस फॉर सप्लाई चेन एंड फिर सर सीएफओ का जो सी है वहां से हम समझेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फिर लास्ट में क्या बोला है सर, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड that in today's time CFO are taking a leadership role in value creation for organization that to sustainable basis for a longer period। तो अब सर आपके जो CFO हैं वो सर डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं एंड सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाते हैं। तो ये आपका सर TY के क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि आपका न्यू है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है सर आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, हाउ फाइनेंशियल गोल कैन बी बैलेंस्ड विजा विद सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी कि सर आपके जो फाइनेंशियल गोल है एंड आपकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है इसको सर आप कैसे बैलेंस करेंगे, एंड ये आपका सर आरटीपी May 20 में पूछा गया है। तो बहुत ही सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही सर अच्छा क्वेश्चन भी है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको बोला है सर फाइनेंशियल गोल एंड आपकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है इसको कैसे बैलेंस करना है। जब भी सर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तब आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल चलना चाहिए। सर कौन सा एग्जाम्पल, ऑयल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। यानी कि सर ये पूरा आंसर जो हमारा बेस होगा ये आपकी पूरी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर बेस होगा। ऑयल इंडस्ट्री क्या होती है सर, ऑयल इंडस्ट्री मतलब सर वो इंडस्ट्री जो कि सर आपके फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके अपना पेट्रोल सेल करती है या फिर ऑयल सेल करती है। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है IOCL जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके सर बहुत सारे पेट्रोल पंप है। तो जब हम लोग सर इसका आंसर देंगे कि कैसे फाइनेंशियल गोल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को बैलेंस करना है, तब हम लोग सर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ऑयल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सर सबसे पहली चीज की फाइनेंशियल गोल होता क्या है, तो फाइनेंशियल गोल होता है कि आपको सर फाइनेंशियली क्या चीज अचीव करनी है, कि सर आपको रेवेन्यू कितना अचीव करना है, आपको अर्निंग कितनी अचीव करनी है, आपको एबिटा कितना अचीव करना है। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल गोल। तो फिर सर सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी वो ग्रोथ है जिस ग्रोथ से अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे तो आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी एंड इस ग्रोथ रेट से सर आपके जो करंट स्टेक होल्डर है एंड जो आपके फ्यूचर स्टेक होल्डर है उन दोनों पर सर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ रेट है जिसको फॉलो करने से किसी के ऊपर भी कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब सर जो आपकी IOCL कंपनी है, मान लेते सर इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सर हम लोग फाइनेंशियली बहुत हाई स्पीड से ग्रो करें, यानी कि सर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ऑयल सर आपकी अर्थ के अंदर है वो सारा ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड उसको एक ही दिन में सारा सेल कर देंगे। तो अगर सर आपने सारा ऑयल आज के दिन एक्सट्रैक्ट करके सेल कर दिया तो आपके सर रेवेन्यू के टारगेट्स में मीट हो जाएंगे, आपके सर जितने भी एबिटा है, जितने भी अर्निंग के टारगेट है वो सब आपके अचीव हो जाएंगे। तो आपका फाइनेंशियल गोल हो जाएगा अचीव। लेकिन सर अगर आपने आज ही के दिन सारा फॉसिल फ्यूल सेल कर दिया तो सर सबसे पहले आपके एनवायरमेंट को बहुत लॉस होगा, क्योंकि जितना भी फॉसिल फ्यूल आप निकाल के सेल करेंगे उससे सर आपका पोल्यूशन बढ़ेगा जिससे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड चीज सर, अगर आपने एक ही दिन में सारा ऑयल निकाल के सेल कर दिया तो सर नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन आपके पास करने को बिजनेस नहीं है तो सर आपकी कंपनी नेक्स्ट दिन हो जाएगी बंद। तो अगर सर आपने बहुत हाई स्पीड से ग्रोथ करने की सोची एंड सारा फॉसिल फ्यूल आपने खत्म कर दिया तो सर आपकी कंपनी को फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या सर, आपके फाइनेंशियल गोल अचीव हो गए, लेकिन सर आपके एनवायरमेंट को नुकसान हो चुका है एंड सर आपकी जो कंपनी है वो नेक्स्ट दिन से आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सर जो इनपुट था ऑयल वो हो चुका है खत्म। सेकेंड तरीका सर क्या है कि हम लोग सर बहुत सस्टेनेबली ग्रो करें। हमने सर टारगेट सेट किया कि हमें 10% की स्पीड से ग्रो करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है उतना ऑयल ही सप्लाई कर रहे हैं। तो सर इससे हमें फायदा ये होगा कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी एंड लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी तो आपके जो फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेस है वो भी अपने आप रीफ्यूल होने लग जाएंगे, यानी सर नए फॉसिल फ्यूल आपके बनने लग जाएंगे। तो सर दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, दोनों में से सर हम लोग आपका सस्टेनेबल ग्रोथ का ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि इससे एनवायरमेंट को भी कम नुकसान होगा एंड सर आपकी कंपनी भी लॉन्ग टर्म तक चलेगी एंड सर इसीलिए हमें आपके फाइनेंशियल गोल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को बैलेंस करना जरूरी है। तो यही सर आपका आंसर भी है, करते हैं इसको कंप्लीट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। अगर आपकी कंपनी को सर हेल्दी तरह से ग्रो करना है तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ से ही ग्रो करना चाहिए। द कंसेप्ट फोर्सेस मैनेजर टू कंसिडर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्स इंक्रीज। सर अगर आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट रख लिया तो सर ये कंसेप्ट जो है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ का, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि सर जो आपके सेल्स के ग्रोथ गोल है क्या वो कंसिस्टेंट है आपकी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फर्म से। यानी कि सर क्या आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है कि या फिर सर आपको एक ही दिन पे सारा का सारा ऑयल निकाल के सेल कर देना है।
ऑफन ए कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज इफ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव आर नॉट कंसिस्टेंट विद वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी आपका सर फाइनेंशियल गोल है कि आपको 100% से इंक्रीज करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ है कि सर आपको 10% से इंक्रीज करना है, तो दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो सर आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी। क्वेश्चन कंसर्निंग राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में टेक ए डिफिकल्ट शेप। तो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल गोल दोनों के लिए सर हमें रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सर बहुत डिफिकल्ट चॉइस बन जाता है यहाँ पे। इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द राइटनेस नॉट फॉर द करंट स्टेक होल्डर बट फॉर फ्यूचर स्टेक होल्डर आल्सो। तो जब आप डिसाइड करेंगे तो सर करंट स्टेक होल्डर के बारे में तो आप डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्यूचर वालों के लिए भी ध्यान रखेंगे कि सर अगर सारा ऑयल आज ही सेल कर दिया तो फ्यूचर स्टेक होल्डर्स के लिए कोई भी ऑयल नहीं बचेगा। अब सर यहां पर एक एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल है? टू टेक एन इलस्ट्रेशन लेट अस रेफर टू फ्यूल इंडस्ट्री where resources are limited in quantity and judicial use of resources is needed to cater the need of future customer along with the need of present customer। तो यहां पर सर ऑयल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है, जहां पर ये बोला है कि आपके रिसोर्सेज सर लिमिटेड है, तो उनका सर हमें जुडिशियल यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फ्यूचर एंड करंट कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाएंगे। वन मे हैव नोटिस दैट सेव फ्यूल कैंपेन और डी मार्केटिंग कैंपेन। आपने सर देखा होगा कि आपके पेट्रोल पंप आपको बोलते कि सर आप अपने फ्यूल को बचाइए, लेकिन सर अगर आप फ्यूल को बचाएंगे तो उनकी सेल्स कम होगी, तो ये तो सर उनका डी मार्केटिंग कैंपेन हो गया। सर ये उनका डी मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, ये उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है कि सर अगर आप लोग फ्यूल का सही तरह से यूज करेंगे तो फ्यूल लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, लंबे टाइम तक अगर फ्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो सर उनकी जो कंपनी वो भी एग्जिस्ट करेगी। That deviates from the usual approach of sales growth strategy and preaches for conservation of fuel for their use across generation. This is an example of stable growth। तो ये आपकी stable growth का example है, ना कि demarketing का example था। By oil industry as a whole and resource constraint and the long run objective of survival over year। तो अगर सर resource का constraint है आपके पास and आपको long run तक survive करना है तो आपको fuel को save करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी एंड प्रॉस स्ट्रेटजी आर अदर वेरिएंट ऑफ स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो अगर सर आपको स्टेबल ग्रो करना है तो कभी सर हो सकता है आपको हाई स्पीड से यानी इंक्रीमेंटल स्पीड से ग्रो करना पड़े, हो सकता है सर कभी आपको रुकना पड़े यानी आपको अपनी कंपनी को रोकना पड़े ताकि सर आप स्टेबल ग्रोथ पे इंक्रीज करें। तो ये आपकी सर डिफरेंट तरीके आपकी स्टेबल ग्रोथ को अचीव करने के। अब सर लास्ट में क्या बोला है? सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट एंटरप्राइज। अगर बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करे, सारा फॉसिल फ्यूल खत्म कर दिया, कंपनी अगले दिन बंद हो जाएगी। अगर सर बहुत स्लो स्पीड से ग्रो करे, सर फॉसिल फ्यूल निकालना ही भूल गए तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। So financial should play important role in enterprise development, adopt suitable financial policy initiative to make sure enterprise growth speed close to sustainable growth ratio and have sustainable healthy development। तो आप क्या चाहते हैं सर? फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी बैलेंस रहे, दोनों एक साथ काम करें। तो सर अब इस पूरे क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? तो इसको सर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले पार्ट में आप बताइए कि सर आपकी सेल्स ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या होंगे सर? कि आपकी कंपनी में होगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा सर? क्योंकि एक तरफ तो आप सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सर आप बहुत स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर सर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, जो सेकंड पार्ट है आपका ऑयल इंडस्ट्री का, वेयर हाई सेल्स ग्रोथ कैन एक्सटिंग्विश द ऑयल एंड द बिजनेस। तो आपको सर सेकंड पार्ट में ऑयल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके बोलना है कि सर अगर बहुत हाई स्पीड से ग्रो करे तो सर हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी। एंड सर लास्ट है आपका इन द एंड मेंशन सस्टेनेबल ग्रोथ इज बेटर देन फास्ट और स्लो ग्रोथ। तो ना ही सर आपको बहुत फास्ट ग्रो करना है, ना ही बहुत स्लो ग्रो करना है, आपको सर स्टेबल लेवल पे या फिर एक सस्टेनेबल लेवल पे ग्रो करना है। ये आपका सर क्वेश्चन 8 था। अब सर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है सर क्वेश्चन? ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो स्टेट अजम्पशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल। आपको सर बताना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होती क्या है एंड इसका सर आपको अजम्पशन बताने हैं। सबसे पहले सर समझते कि ग्रोथ रेट क्या होती है। तो सर ग्रोथ रेट हमने आपकी एएफएम के प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ा था कि ग्रोथ होती है आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय री रिटेंशन रेशियो। ये सर फॉर्मूला हमने पढ़ा था आपकी ग्रोथ का एंड इसका सर हमने डेरिवेशन सीखा था। इसका सर डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन सर बहुत सिंपल है। आपकी कंपनी ग्रोथ तभी करेगी जब सर जो अर्निंग आपने कमाई है उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं। अगर सर आपने 100 रुपीज कमाए हैं एंड 100 रुपीज सर आपने वापस से री इन्वेस्ट कर दिए, तो अब क्या होगा सर? ये जो री इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका 100 रुपीज का, इस पर सर आप एडिशनल रिटर्न कमाएंगे। क्या रेट से? जो भी आपका सर रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। मान लीजिए सर आपका रिटर्न है 10% का,
तो सर आपने 100 रुपीज कमाए, 100 रुपीज में से कुछ भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 100 रुपीज पूरे के पूरे री इन्वेस्ट किए, तो नेक्स्ट ईयर आप कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाएंगे, इस 100 के ऊपर आप 10% एक्स्ट्रा कमाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर की अर्निंग सर आपकी 10 रुपीज ज्यादा होगी, यानी 100 + 10 = 110 आपकी अर्निंग होगी। तो ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है सर, कि जितना पैसा आप रिटेन करते उसको आप री इन्वेस्ट करते एंड री इन्वेस्टेड अमाउंट पे आप एडिशनल इनकम कमाते, एंड इस एडिशनल इनकम को ही हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ निकालने का तरीका सर रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। तो ये आपको सर पता होना चाहिए, एंड इसी को सर हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब सर यहाँ पर जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसको सर हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में सर? रिटर्न ऑन इक्विटी को सर हम लोग लिख सकते हैं आपका अर्निंग डिवाइड बाय आपके टोटल एसेट या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको हम लिखते हैं सर यहाँ पर अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब सर अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। अब हम इसको सर डिफरेंट पार्ट में तोड़ने वाले, कैसे तोड़ेंगे सर? सबसे पहले हम इसको लेंगे अर्निंग डिवाइड बाय आपका टर्नओवर, जिसको सर हम बोलते हैं आपका नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट मार्जिन, कि सर टर्नओवर पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। सर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके एसेट टर्नओवर रेशियो से, तो टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट करने से आपको यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो मिलता है, एंड सर इसको आप अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप करेंगे यहाँ पर टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। जहां पर सर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सर आपके टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर लिखेंगे टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है सर? अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इक्विटी वालों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर सर आप इसी फॉर्मूले को ब्रेक करते, तो हमने कैसे ब्रेक किया? नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट बाय इक्विटी। अब सर यहाँ पर टर्नओवर से टर्नओवर कैंसिल, टोटल एसेट से टोटल एसेट कैंसिल, तो एक्चुअल में सर आपका बचा क्या है? अर्निंग डिवाइड बाय इक्विटी, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सर फिर आपने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड क्यों किया है? ताकि हम लोग सर समझ सके कि रिटर्न ऑन इक्विटी को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को सर आपका टर्नओवर इंपैक्ट करता है, यानी आपका नेट मार्जिन रेशियो इंपैक्ट करता है, आपका टर्नओवर यानी एसेट टर्नओवर रेशियो इंपैक्ट करता है, एंड सर दूसरा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इंपैक्ट करता है। तो सर ओवरऑल बेसिस पे आपका ग्रोथ का फॉर्मूला तो सिंपल है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी को हमने डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड किया ताकि हम लोग समझ सके कि ग्रोथ के ऊपर सर किन किन कंपोनेंट का इंपैक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट है सर आपके? अर्निंग डिवाइड बाय टर्नओवर यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन का, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट यानी आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट है सर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर यानी टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो यही सर आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सर होती क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपकी वो ग्रोथ रेट है जहां पर सर आप मैक्सिमम कितना अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं एट करंट लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एट करंट लेवल ऑफ एसेट, एट करंट लेवल ऑफ अर्निंग। तो सर सस्टेनेबल ग्रोथ इज कंसेप्ट बाय रॉबर्ट सी हिगिंस ऑफ ए फर्म मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स। आप सर कितना अपनी कंपनी को मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं एट करंट लेवल। आपको सर ऐसा नहीं करना है कि सर आपने और डेट ले लिया या फिर और इन्वेस्टमेंट कर लिया उसके बाद आप ग्रो कर रहे हैं। सस्टेनेबल मतलब यही है कि मैक्सिमम कितना हम ग्रो कर सकते हैं एट करंट लेवल, गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन, डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट एंड डेट रेशियो। आप सर मैक्सिमम कितना कंपनी को ग्रो कर सकते हैं आपका गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या सर? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपका एसेट यूटिलाइजेशन यानी आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट कहाँ काम आएगा सर? जो आप रिटेंशन रेशियो लेते हैं वहां पर आपका डिविडेंड पे आउट काम आता है। एंड सर आपका डेट फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, डेट फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ काम आ रहा है सर? टोटल एसेट टू इक्विटी में। तो सर मैंने इनको आपके सस्टेनेबल ग्रोथ को ब्रेक क्यों किया है? ताकि सर हम लोग ये डिफरेंट फैक्टर्स को समझ पाए कि आपकी सर मैक्सिमम ग्रोथ क्या होगी एट गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन, आपका डिविडेंड पे आउट एंड आपका डेट रेशियो। द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फर्म कैन गो विदाउट बोरोइंग मोर मनी, यानी बिना एडिशनल फंड उठाए आप कितना मैक्सिमम रेट पे ग्रो कर सकते हैं, वही आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होती है। After the firm has passed this rate, it must borrow funds from another source to facilitate growth. एक बार सर आपने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अचीव कर ली यानी मैक्सिमम ग्रोथ रेट, अब सर आप मार्केट से बोरिंग लेके और कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने सस्टेनेबल लेवल पे पहुंचना चाहिए, उसके बाद आपको मार्केट से बोरो करके और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। Variables typically include net profit margin on new and existing revenue, asset turnover ratio, which is the ratio of sales revenue to total asset,
एसेट टू इक्विटी रेशियो एंड द रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ पर सर डिफरेंट सेगमेंट्स काम में आए। ये सर डिफरेंट सेगमेंट कहाँ से आए? जब हमने सर आपके रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक किया था डिफरेंट पार्ट में, तब आपके डिफरेंट सेगमेंट काम में आए। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड टोटल एसेट टू इक्विटी। एंड रिटेंशन रेट तो सर यहाँ पर आपका ऊपर ही था, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो, विच इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस। आपका सर फॉर्मूला क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट। 1 माइनस डिविडेंड पे आउट करने पे हमें आपका रिटेंशन रेशियो मिलता है। अब सर अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन भी सर सिंपल सी है कि सर आपको अपना टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, यानी कि सर आपका जो टोटल एसेट टू इक्विटी इसको आपको मेंटेन करना है। आपको सर अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करना है, यानी जो रिटेंशन रेशियो आ रहा है जिसको आप लिखते हैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये आपको सर मेंटेन करना है। एंड सर आपको सेल को इंक्रीज करना है इतना स्पीड से जितना आपका मार्केट अलाउ करता है। तो मार्केट जो स्पीड से आपकी सेल्स को अलाउ करता है इंक्रीज करने की, उसी रेट से आपको अपने ग्रोथ को या फिर सेल्स को इंक्रीज करना है। तो ये आपके सर 3 अजम्पशन है जो कि आपको ध्यान रखने। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका सर डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, एंड सर आप अपनी सेल्स को इसी रेट से ग्रो करेंगे जितना मार्केट आपको अलाउ करता है। तो सर अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए हमने क्या किया सर, आपके सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को डिफाइन करा है कि ये आपका सर मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ है एट करंट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट बोरोइंग मोर मनी। यानी आपके जो करंट लेवल है वहां पर आप कितनी मैक्सिमम रेट से ग्रो कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इसको सर निकालते कैसे? रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो को आप लिख सकते हैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड सर जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है इसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है? ये होता है सर अर्निंग डिवाइड बाय इक्विटी। तो हमने इसको ब्रेक किया अर्निंग बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर बाय एसेट मल्टीप्लाई बाय एसेट बाय इक्विटी। तो यहां से टर्नओवर से टर्नओवर कैंसिल, एसेट से एसेट कैंसिल, बचता आपका केवल अर्निंग बाय इक्विटी है। बट ये डिफरेंट फैक्टर आपकी ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी को इंपैक्ट करते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट टर्नओवर है एंड एसेट टू इक्विटी है। इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका सर प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। एसेट यूटिलाइजेशन आपका एसेट टर्नओवर है, एंड सर आपका डेट यानी फाइनेंशियल लेवरेज है आपका एसेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये आपका सर क्वेश्चन 9 होता है कंप्लीट। बस सर सिंपल सा ये फॉर्मूला आप समझ जाइए। ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो सर ये आपका चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब सर हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में आपके सेकंड चैप्टर के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।